क्या आप भी थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए। थाईलैंड हर इंडियन की बकेट लिस्ट में जरूर थाईलैंड की होता है। इस सीरीज में हम शक्तिमान जैसी छोटी छोटी मगर मोटी बातें जानेंगे। For one person, 30,000 or sometimes 40,000. कोई भी इंसान जब थाईलैंड जाने की परमिशन मांगता है तो उसके पेरेंट्स, फैमिली और वाइफ उसे एक शक की नज़रों से देखते हैं। थाईलैंड जो देश हमारी सोसाइटी में इतना बदनाम है, आपको जान के हैरानी होगी कि ये उन गिने चुने देशों में से एक है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं रहा। थाईलैंड का मतलब ही है फ्री मैन्स लैंड। थाईलैंड एक बहुत ही खूबसूरत देशों में से एक है। यहाँ बहुत सारे बीचेस, जंगल्स और 1500 से ज़्यादा आइलैंड्स मौजूद हैं। और थाईलैंड के अंदर इंडियन एक्टर राजेश खन्ना बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। उनके फिल्म हाथी मेरा साथी को यहाँ लोगों ने बहुत प्यार दिया था। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थाईलैंड एक बहुत रिच कल्चर होल्ड करता है। यहाँ 95% पॉपुलेशन बुद्धिज्म को फॉलो करती है और टोटल 35,000 टेम्पल्स और श्राइन्स हैं। और थाईलैंड को व्हाइट एलिफेंट वाला कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया भर के व्हाइट एलिफेंट यहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा थाईलैंड में मिलने वाला सी फूड भी काफी फेमस है। बट आई एम श्योर कि आप इस देश को इन चीजों की वजह से नहीं जानते होंगे। थाईलैंड को हम सब किन्हीं और रीजंस की वजह से ही जानते हैं, वो है सेक्स और प्रोस्टिट्यूशन। थाईलैंड की सड़कों पर हर एक मोमेंट सेलिब्रेशन की तरह लगता है। जहां नजर घुमाओ वहीं म्यूजिक, डांस, फ्लैशी लाइट्स, बार्स, क्लब, मसाज, स्पा सेंटर और पेड एस्कॉर्ट्स। जिन चीजों का शौक एक इंसान या एक बैचलर रख सकता है वो सब थाईलैंड के स्ट्रीट्स में मिल जाएंगी। केवल 7 करोड़ की पॉपुलेशन वाले इस देश में लगभग 3 लाख से 10 लाख तक सेक्स वर्कर्स हैं और कुछ सोर्सेज के हिसाब से तो ये नंबर 20 लाख तक है। अकेले बैंकॉक में 30,000 सेक्स वर्कर्स काम करते हैं। अब एक देश है भारत जहाँ सेक्स को आज भी एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता है और जिसके बारे में लोग बात करने से बचते हैं। और दूसरा देश थाईलैंड जहाँ सेक्स और कुछ नहीं महज एक बिजनेस है। तो आखिर क्या होता है जब ऐसे दो देश मिलते हैं? टूरिज्म एक्सप्लोड। थाईलैंड में जिस तरफ भी नजर जाती है वहीं इंडियंस दिखाई देते हैं। बाकी दुनिया भर के टूरिस्ट भी थाईलैंड में आते हैं पर नंबर्स में मलेशिया, चाइना, सिंगापुर और इंडियंस ही टॉप पर हैं। और ज्यादातर टूरिस्ट थाईलैंड की नेचर और कल्चर वाली साइड के लिए नहीं बल्कि दूसरी साइड को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। बट क्या ये सब चीजें थाईलैंड में लीगल हैं? और एक इतना कल्चरली रिच कंट्री आज यहाँ तक पहुँचा कैसे? यही सब कुछ पता लगाने हम आज आए हैं थाईलैंड में। थाईलैंड में एंटर करते ही आपको नेचर के बहुत अद्भुत नजारे देखने के लिए मिलेंगे। थाईलैंड एक बहुत ही खूबसूरत देशों में से एक है और यहाँ के बीचेस भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। दिन के समय में यहाँ पे टूरिस्ट की तादाद थोड़ी कम दिखती है और थाईलैंड एक बहुत ही शरीफ सी जगह दिखाई पड़ती है। लेकिन रात होते होते यहाँ का पूरा नज़ारा बदलने लगता है। सड़कों पर ज्यादा लोग दिखाई देने लगते हैं और हर 100 मीटर पे यहाँ के लोकल्स वो सब ऑफर करना शुरू कर देते हैं जिसके लिए थाईलैंड फेमस है। हर कोई आपको बार्स और स्ट्रिप क्लब का प्रमोशन करते हुए दिखाई देगा और काफी लोग कुछ ऐसी चीजें भी ऑफर करेंगे जो ज्यादा फैमिली फ्रेंडली नहीं है। रात होते ही यहाँ के लोग टूरिस्ट को एक स्माइल के साथ अपनी तरफ बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। हर किसी को यहाँ आके स्पेशल फील होता है। इस वक्त सड़क पे जितनी भी टैक्सीज आपको दिखेंगी वो भी आपको यही चीज ऑफर करेंगे और बहुत सारी एस्कॉर्ट्स भी सड़कों पर दिख जाएंगी। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद ये पता चलता है कि ये सब कुछ यहाँ नया नहीं है। तो मुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, क्योंकि जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे तो सेक्स एक बहुत बड़ा टैबू है बट यहाँ ये महज एक बिजनेस है। तो आखिर ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि ये सब चीजें यहाँ पर इतनी कॉमन हो गई? अब अगर हम थाईलैंड की प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री की हिस्ट्री पर जाएं तो पता लगता है कि जब साल 1905 में थाईलैंड में स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश किया गया तो बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग वुमेन को अनएम्प्लॉयमेंट और होमलेसनेस का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते बहुत सारे लोग प्रोस्टिट्यूशन का हिस्सा बन गए और ये लोग चाइना से आए माइग्रेंट लेबरर्स को सर्विस देने लगे। साल 1908 में थाईलैंड ने प्रोस्टिट्यूशन को लीगल भी कर दिया और अपने सेक्स वर्कर्स को मेडिकल एड देना भी स्टार्ट किया। बट इसके बाद हुए वर्ल्ड वॉर 2 और वियतनाम वॉर जैसे इंसिडेंट्स की वजह से थाईलैंड के अंदर प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इस वॉर में यूएसए, जापान और इंडिया जैसी अलग अलग कंट्रीज के सोल्जर्स थाईलैंड में आया करते थे और उन्हीं सोल्जर्स को ये वर्कर्स अपनी सर्विस दिया करते थे। वियतनाम वॉर के दौरान 1956 से लेकर 1964 तक ही थाईलैंड के अंदर सेक्स वर्कर्स की तादाद 20,000 से 4 लाख तक हो गई, जिसके बाद यूएन के प्रेशर के चलते थाईलैंड ने प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल कर दिया। बट फिर 1966 के एंटरटेनमेंट प्लेसेस एक्ट के चलते प्रोस्टिट्यूशन को यहाँ फिर से लीगलाइज कर दिया गया। थाईलैंड के अंदर ज्यादातर रूल्स में प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल माना गया है और अगर यहाँ पर कोई प्रोस्टिट्यूशन या चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसी एक्टिविटीज में एंगेज मिलता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ पेपर तक ही लिमिटेड हैं। थाईलैंड की इकोनॉमी आज सेक्स टूरिज्म पर ही सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। हर साल सेक्स टूरिज्म से ही थाईलैंड की टोटल जीडीपी का 3% रेवेन्यू कलेक्शन होता है, जो कि लगभग 6.8 बिलियन यूएस डॉलर्स है। कोविड से पहले साल 2019 में यहाँ लगभग 4 करोड़ टूरिस्ट आए थे, जिनमें से 2 करोड़ इंडियंस थे। पर कोविड के बाद ये नंबर काफी ज्यादा कम हो गया, इसीलिए वापस टूरिस्ट का नंबर बढ़ाने के लिए थाईलैंड गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए इसको वीजा फ्री कर दिया, जिसका रिजल्ट भी देखने के लिए मिल रहा है।
जहां नजर घुमाओ वहीं पे एक सेलिब्रेशन का माहौल और हर स्टेप पर पेड एस्कॉर्ट्स या फिर वो मिडलमैन जो टूरिस्ट को इन वर्कर्स से मिलाएंगे। क्या सच में यहाँ सब कुछ इतना हैपनिंग है या फिर इसकी कोई दूसरी साइड भी है? पर इस चकाचौंध वाली दुनिया के पीछे एक ग्रे वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता। थाईलैंड में एज अ सेक्स वर्कर काम कर रहे लोगों पर एक रिसर्च हुई और उस रिपोर्ट में उनकी लाइफ से जुड़े बहुत सारे फैक्टर्स सामने आए। रिपोर्ट में सामने आया कि मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने के कारण लगभग 30% फीमेल सेक्स वर्कर्स HIV एड्स पॉजिटिव हैं। यहाँ के वर्कर्स की एक खास बात है, आप इनसे कितने भी क्वेश्चंस पूछ लो बट ये आंसर्स लिमिटेड ही देंगे। अब ये सब कुछ थोड़ा और डीपली समझने के लिए हमारे भी कुछ क्वेश्चंस थे जिनका जवाब शायद बांग्ला स्ट्रीट की लोकल गर्ल्स ही दे सकती थी। Your friend know that you work in this industry? No. My family don't know that. ये लोग अपने ही देश में अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से सीक्रेट रखते हैं। You work there to support your family? Yeah, I support my family. Yes. Yeah, and myself also. So how your family works somewhere else, or you only provide to your family? Only me stay only because Only you are working? Yeah, because I'm working and not see my father and mother see me working like that. Because we come out at the night if my family see and he ask me where you going, something like that. We not gonna stay with my family. We stay apartment. So Yes. this is a secret from your family. that you Yes. work with. बात करने के बाद हमें पता चला कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये पूरी तरीके से कट ऑफ रहते हैं और इन्हें अपने घर से कहीं दूर जाके रहना पड़ता है ताकि इनके इस प्रोफेशन के बारे में इनकी फैमिली को पता ना चल सके। Working environment, like the bad experiences you have, the bad people you meet, like sometimes they don't pay, sometimes they bad. Describe any. Yeah, if sometimes we have experience, we have a boss. We have a company. Yeah, we can call the boss come to help me, and then he have to pay. If he have to not pay, if he have the best, we can call police. You can complain. Yeah, because we have the background. ये लोग सोलो काम नहीं करते, इनके ऊपर एक कंपनी रहती है। कंपनी और बॉस के बारे में इन लोगों ने और ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की। फिर हमने इनकी अर्निंग्स के बारे में जानने की कोशिश की। In a day, how much you earn in one day, one night? One night 30,000 or 40,000. Yes, but now we have that. 30. Both or one person? No, for one person, For one 30,000 or sometimes 40,000. वैसे सभी तरीके के टूरिस्ट इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, बट ज्यादातर की इंटेंशंस और एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछने से पहले मुझे थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी, बट हम ये जानने के लिए क्यूरियस थे कि ये प्रोफेशन उन्हें किस हद तक इमोशनली डैमेज कर देता है और इसके बाद क्या वो कभी अपनी फैमिली स्टार्ट कर पाएंगे और भी फ्यूचर में फैमिली के साथ एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं या नहीं। We want to get married. Yeah. Suppose you meet a good guy. If you have a Who good takes guy, good care of yeah. If we have a good guy, and then we guy can support me. Everything support my family also. We can stop, yeah, in something You like will that. stop doing this. Everything stop. You will love one guy only. Yeah, we look at the one guy. ऑफ कोर्स जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में हैं वो सभी एक बहुत वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अब एक टूरिस्ट के लिए पहली बार आना, इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी फैसिनेटिंग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ के इंसान के लिए इन सब चीज़ों का एक मतलब है, वो है बिजनेस। ये दुनिया दूर से तो बहुत कलरफुल दिखती है, बट अगर इसे पास से जानने की कोशिश की जाए तो अंदर से ये उतनी खोखली और डार्क है। टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग हर एक वो एफर्ट करते हैं जिससे कि उसे स्पेशल फील हो, लेकिन इनकी ये स्माइल बिल्कुल खोखली दिखाई पड़ती है। यहाँ पे हर एक लोकल इंसान जो आपको सड़कों पे दिखेगा, उसका सिर्फ एक मोटिव है, पैसा कमाना। यहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद एक चीज़ दिखाई पड़ती है कि ज़्यादातर लोग यहाँ बिल्कुल इमोशनलेस हैं और इस देश के अंदर स्माइल की भी कीमत है। कंटिन्यूसली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहने के कारण यहाँ के सेक्सुअल वर्कर्स की मेंटल फिजिकल हेल्थ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। ये फैक्ट शायद काफ़ी लोगों को डिस्टर्बिंग लगे, लेकिन इन लोगों की एज एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के कारण बहुत सारी डिजीज़ ट्रांसमिट होने का खतरा होता है, जिसका शिकार यहाँ बहुत सारे लोग बनते हैं। किसी के लिए भी प्रोस्टिट्यूशन को एज अ प्रोफेशन चूज़ करना कोई बहुत आसान बात नहीं होती। ये हर एक इंसान का बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है। और थाईलैंड में लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा भी है जो इन प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटीज़ को लीगल करने की डिमांड कंटिन्यूसली करते रहता है। और रिसेंटली हुए कुछ इवेंट्स में थाईलैंड ने प्रोस्टिट्यूशन को लेकर कुछ ड्राफ्ट्स और बिल्स को पास भी किया है। इन ड्राफ्ट्स में थाईलैंड की गवर्नमेंट कमर्शियल सेक्स को और ज़्यादा प्रमोट करते हुए दिखाई दे रही है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक इंसान यहाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सारी एक्टिविटीज़ से इन्वॉल्व है। तो अब वो टूरिस्ट पर डिपेंड करता है कि आखिर उसका परसेप्शन क्या है।
वो थाईलैंड से क्या एक्सपेक्ट करके आया है। बट इस इमोशनलेस और मीनिंगलेस सेक्स में एंगेज होने से बेटर है कि वो थाईलैंड की दूसरी साइड को एक्सप्लोर करे, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बेटर है। मे बी ये चीजें सोसाइटी या दोस्तों के सामने में फ्लेक्स करने में बेटर लगे, बट ये आपको जिंदगी भर का रिग्रेट भी दे सकती है। और साथ ही में थाईलैंड के लिए जो स्टीरियोटाइप है, हमें उसको भी चेंज करना होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जहाँ नेचर के अद्भुत नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। पर थाईलैंड के बारे में एक और चीज बहुत कमाल है, एक सड़क पे आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा, बट वहीं अगर 100 मीटर दूर जाओगे तो नज़ारा पूरी तरह से चेंज होगा। एक तरफ तो ऐसी नॉर्मल जिंदगी चल रही होती है और वहीं अगर 100 मीटर आगे जाया जाए तो चकाचौंध से भरी एक अलग ही दुनिया। वहाँ पर नॉर्मल जिंदगी चल रही होगी, लोग हसल करके पैसा कमा रहे होंगे और इस सब से उन्हें कोई भी मतलब नहीं होगा।